नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो बहुत ही साधारण और सिंपल है और जिससे प्रश्न आपसे परीक्षा में अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं। जी हाँ, आज आपका टॉपिक है अर्थव्यवस्था से संबंधित, जिसमें हम जानेंगे भारतीय मुद्रा के बारे में। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय मुद्रा। आज हम भारतीय मुद्रा से बनने वाले परीक्षा उपयोगी सभी प्रश्नों के बारे में जानेंगे। भारतीय मुद्रा से आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, फिर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी में आपसे भारतीय मुद्रा से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को अकेले क्यों छोड़ देना, इसे भी कवर कर लेते हैं। तो इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। देखिए, हम इसे वन लाइनर के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपका कम समय में सारे टॉपिक को बताया जा सके। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है। और किसके तहत जारी करता है? तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत जारी करता है। अगला है आपका आरबीआई निर्गमन विभाग के पास हर समय 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। अब देखिए, नोट निर्गमन के लिए आरबीआई के पास हर समय कितना धन रहना आवश्यक है? तो 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण कोष रहना आवश्यक है। और आपके भारतीय मुद्रा का या नोटों का निर्गमन कौन करता है? तो आरबीआई करता है। इसके बाद अगर बात करूं कि आरबीआई के पास हर समय कितना स्वर्ण कोष होना चाहिए, तो कुल 115 करोड़ का। देखिए, ये सभी प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाएंगे, इसलिए गंभीरता से देखिए और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। अगला प्रश्न है आपसे, समस्त करेंसी नोट पर हस्ताक्षर या निर्गमन कौन करता है? अगर मैं बात करूं कि आपके जो भी करेंसी नोट हैं उन सभी नोटों पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए जाते हैं? तो आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। देखिए, नोट निर्गमन का अर्थ ही यही है कि नोट को जो है निर्गमित करना या उसे चालू करना, उसे आगे बढ़ाना। तो हस्ताक्षर करने के बाद नोट वैलिड हो जाता है। तो आपके समस्त करेंसी नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? आरबीआई करती है। समस्त करेंसी नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? आरबीआई करती है। परंतु अब आप एक प्रश्न यह देखेंगे कि 1 रुपये का नोट या सिक्का, जो आपका 1 रुपये का नोट या सिक्का होता है, उस पर आपके कौन हस्ताक्षर करता है? तो 1 रुपये के नोट या सिक्के पर आपके हस्ताक्षर करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है? भारतीय वित्त मंत्रालय के आपके जो वित्त सचिव होते हैं, यहाँ पर मैं बात करूँ वित्त सचिव, तो भारतीय सरकार के आपके वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव 1 रुपये के नोट या सिक्के पर हस्ताक्षर करते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है अक्सर कर लोगों को, वह समस्त करेंसी नोट में 1 रुपये के सिक्के को भी शामिल कर लेते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 1 रुपये का नोट या सिक्के पर हस्ताक्षर आपके वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के द्वारा किए जाते हैं, अन्यथा समस्त करेंसी नोटों पर आपके आरबीआई के हस्ताक्षर किए जाते हैं। जो भी आपके आरबीआई के गवर्नर होंगे वह आपके समस्त करेंसी नोटों पर हस्ताक्षर करेंगे, जबकि 1 रुपये के नोट या सिक्के पर कौन हस्ताक्षर करेगा? तो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव। इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, आरबीआई द्वारा जारी सभी नोटों में कुल भाषाएं लिखी होती हैं। तो आरबीआई द्वारा जो भी नोट जारी किए जाते हैं उनमें कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? तो नोट तो सभी के हाथों में होता है, सभी के पास होता है, लेकिन क्या कभी हमने इस चीज़ पर गौर किया है, ध्यान दिया है कि उसमें जो भाषाओं में लिखा होता है कि 10 रुपये या 100 रुपये, तो वह कितनी भाषाओं में लिखा होता है? और आपने अक्सर कर देखा होगा उसमें अलग अलग प्रकार की लिपि भाषाओं में लिखा होता है, जो हम सभी भाषाएं नहीं पढ़ पाते हैं, हम सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ही पढ़ पाते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर के कुल 17 भाषाएं नोट पर लिखी होती हैं। जो आपके हाथ में इस समय नोट होगा तो आपके नोट में कितनी भाषाएं लिखी हुई हैं? हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर के कुल 17 भाषाएं लिखी हुई हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे अगर मैं कहूँ कि आपके आसपास ही ये प्रश्न होते हैं और इनके उत्तर भी होते हैं, लेकिन हम कभी भी इन पर ध्यान नहीं देते हैं और ये छोटे छोटे प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो अगले 5 से 7 मिनट में हम भारतीय मुद्रा से बनने वाले सभी प्रश्नों पर अपनी पकड़ बना लेंगे। तो रुपए का ये जो आपका रा वाला चिन्ह है, इसकी रचना किसने की थी? देखिए हम सभी जानते हैं कि इसके पहले हम रुपए को इस तरीके से प्रदर्शित करते थे और अब हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, रा को लिख करके उसमें से बीच से लाइन कर देते हैं। तो रा का जो ये चिन्ह है, रुपए का आपका जो ये चिन्ह है, यह आपके उदय कुमार जी के द्वारा दिया गया है। किसने दिया है? उदय कुमार जी ने। और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये IIT मुंबई से संबंधित है और यह चिन्ह आपका कब से शुरू किया गया था? 2010 से। इस चीज़ को भी याद रखिएगा क्योंकि यह आपका नया चिन्ह जो है आया हुआ है प्रचलन में, तो हो सकता है इससे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। और अगर मैं बात करूं कि डिजाइनर करता कि ये चिन्ह जो आपका डिजाइन किया है किसने किया है, तो यह प्रश्न तो आपसे पूछा जा ही चुका है कि उदय कुमार के द्वारा रुपए के नए चिन्ह का डिजाइन किया गया है। हो सकता है क्वेश्चन और डीपली पूछ लें तो वह आपसे ये भी पूछ लें कि कब से यह अपनाया गया है, तो सन 2010 से अपनाया गया। देखिए ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम यह जानेंगे कि जो हमारी नई मुद्रा प्रणाली चल रही है, नए नोट हम लोगों के पास आ चुके हैं, उनमें किस नोट में किसकी आकृति छपी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10 रुपए के नोट पर बनी आकृति। तो आप सभी ने देखा होगा कि 10 रुपए के नोट पर एक मंदिर बना हुआ है। तो किसका मंदिर बना हुआ है? 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर बना हुआ है। और यह सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क, यानी कि उड़ीसा का जो आपके मैं बात करूं, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर जो आपका कहा जाता है सूर्य मंदिर, वह आपके 10 रुपए के नोट में छपा हुआ है। अगला है आपका 50 रुपए का नोट। तो 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ छपा हुआ है। 50 रुपए के नोट पर क्या छपा हुआ है? हम्पी का रथ छपा हुआ है। और यह हम्पी का रथ आपका किससे संबंधित है? तो आपके इतिहास में विजयनगर का जो साम्राज्य था, जिसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी, तो उसी हम्पी के रथ का एक चित्र आपका 50 रुपए के नोट पर छापा गया है। अगला प्रश्न है आपका 100 रुपए का नोट। तो 100 रुपए के नोट पर आपकी रानी की बाव छापी गई है। 100 रुपए के नोट पर क्या छपा हुआ है? रानी की बाव छपी हुई है। और ये कहाँ पर है? तो ये रानी की बाव आपकी गुजरात में स्थित है। तो 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव गुजरात से संबंधित है। यहीं पर बात करूं 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप। 200 रुपए के नोट पर क्या स्थित है? सांची का स्तूप आपका चित्रित किया गया है। और 500 रुपए के नोट पर दिल्ली का लाल किला। देखिए इस चीज़ को याद रखिएगा, लाल किला तो स्थित है लेकिन कहाँ का? दिल्ली का। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा याद रखिएगा। 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर कोणार्क, 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ, 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव, 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप और 500 रुपए के नोट पर दिल्ली का लाल किला। मैं बार बार इसलिए रिवाइज करा रही हूँ ताकि वीडियो खत्म होने तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद रख सकें। अगला है आपका 2000 रुपए का नोट। तो 2000 रुपए के नोट पर आपकी जो आकृति बनी हुई है वह है आपकी मंगलयान की आकृति। तो 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान की आकृति आप देख रहे होंगे। आपने 10, 50, 100, 200, 500, 2000 तक के नोटों की आकृति पढ़ ली है, लेकिन आपने 20 रुपए की आकृति अभी नहीं जान पाई है। तो 20 रुपए के नोट पर आपकी किसकी आकृति छपी होती है? एलोरा की गुफाएं। किसकी आकृति छपी हुई है? एलोरा की गुफाएं। और ये एलोरा की गुफाएं आपकी कहाँ पर स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर जो कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में स्थित है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव और 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप, 500 रुपए के नोट पर दिल्ली का लाल किला, 2000 के नोट पर मंगलयान और 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं जो कि आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
भारतीय मुद्रा का ISO कोड क्या है? देखिए, जिस भी देश की मुद्राएं होती हैं उनका कुछ ना कुछ अपना एक पर्सनल कोड होता है, चाहे वह अमेरिका की हो या आपके जापान की हो, चाइना की हो। तो जहाँ की भी जो मुद्रा होती है वहाँ उस मुद्रा का एक ISO कोड निर्धारित किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय मुद्रा का ISO कोड क्या है, तो भारतीय मुद्रा का ISO कोड है INR। क्या है? INR। अगला है आपका, प्राचीनतम सिक्कों को कहते थे। देखिए, अब अगर भारतीय मुद्रा की बात चल रही है तो हम ये भी जान लें कि आपके जो प्राचीन समय में सिक्के हुआ करते थे, क्योंकि उस समय पत्र मुद्रा से अत्यधिक ज़्यादा प्रचलित थी आपकी सिक्कों की मुद्रा। तो जो सिक्कों की मुद्रा प्रचलित थी तो उसमें प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत। और इसे साहित्य में कांसापर्ण भी कहा जाता था। तो प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत। और साहित्य भाषा में इसे कांसापर्ण भी कहा जाता था। अगला है आपका, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। अगला प्रश्न है आपका, भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्लीज़ इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में वित्तीय वर्ष आपका कितने समय तक चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सरकार की 4 टकसाल हैं। देखिए, जो भारत सरकार है वह आपके नोटों को, आपकी मुद्रा को मुद्रण करने के लिए, छापने के लिए 4 उसने सरकारी टकसालें लगा रखी हैं। अब वो 4 जो सरकारी टकसालें हैं वह आपकी कहाँ कहाँ पर स्थापित की गई हैं, इनके बारे में भी जान लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे ये पूछ ली जाए। ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन जो है टकसालों के दे दिए जाएं और चौथा ऑप्शन आपको कहीं अन्यथा से रिलेट कर दिया जाए, तो इसलिए आप चारों टकसालों को अभी यहाँ फटाफट देख लीजिएगा। तो सबसे पहले है आपकी मुंबई में, यह कब स्थापित की गई थी? 1830 में। और दूसरी टकसाल आपकी स्थापित की गई थी हैदराबाद में, और यह कब स्थापित की गई थी? तो 1903 में। फिर है आपकी कोलकाता में, और कोलकाता की टकसाल आपकी 1950 में स्थापित की गई थी। जबकि बात करूं नोएडा की, तो नोएडा की टकसाल आपकी 1988 में स्थापित की गई थी। तो देखिए, टकसालों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो यही याद रख लीजिए कि भारत सरकार की कितनी टकसालें हैं? 4 टकसालें हैं। और कहाँ कहाँ पर हैं? तो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। मुंबई 1830 में, हैदराबाद 1903 में, कोलकाता 1950 में और नोएडा 1988 में। अगर आपसे यहीं पर एक प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र टकसाल कौन सी है, तो नोएडा। उत्तर प्रदेश में आपकी कौन सी स्थित है? नोएडा टकसाल आपकी स्थित है। नोएडा में एक आपकी जो भारतीय टकसाल है वह आपकी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार ये भारतीय मुद्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब चूंकि मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत RBI करेंसी नोट जारी करता है, तो अब बहुत से लोगों को RBI के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि RBI को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और RBI की स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। देखिए, मैं ओरली बोल रही हूँ, आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। तो आपके RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। बात करूं कि RBI का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो RBI का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। और केंद्रीय बैंक है यह आपकी, भारतीय जो बैंक है RBI, यह आपकी केंद्रीय बैंक है और इसे बैंकों का बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। इसे बैंकों का बैंक के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बात करूं कि इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी, तो इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी और RBI के प्रथम गवर्नर आपके थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। RBI के प्रथम गवर्नर थे आपके सर ऑसबोर्न स्मिथ। तो प्यारे साथियों, ये था आपका भारतीय मुद्रा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो।
उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी और आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रही होंगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो मेक श्योर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल का सपोर्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इस परिवार को आगे बढ़ाएं, पढ़ें पढ़ाएं, चैन बनाएं और अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद सदैव लेते रहें। इसी प्रकार मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। धन्यवाद।